गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज से कक्षा 8 विषय हिंदी मैं ऋषभ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखिए हमारा अध्याय है आज का भाषा व्याकरण एवं लिपि, जिसमें आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है भाषा, भाषा के लिए व्याकरण, व्याकरण की विभाग। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक क्रमबद्ध तरीके से बताते हुए चलूँगा, समझाते हुए चलूँगा। बस आप अपना नोट सामने रख लीजिएगा, कलम और कॉपी अपने सामने रख करके बैठिएगा और मैं बताते चलूँगा और आप लोग उसे नोट करते रहिएगा। देखिए हमारा आज की पहली हेडिंग है भाषा। जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या आती है? भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है? तो आज मैं आप लोगों को बताऊं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भाव, मतलब जो हमारे अंदर की बातें हैं उसको प्रकट करने का एक जरिया है, उसको व्यक्त करने का एक साधन है। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। दूसरी चीज की भाषा के भेद, मतलब हम अपने विचारों को किन किन भेदों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, किन किन व्यवस्थाओं के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा के भेद, भाषा के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं? तो भाषा के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है हमारा मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। जैसे आप लोगों के सामने हेडिंग पड़ी हुई है या की भाषा, तो एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। तो जैसे कि आप इतना समझ चुके होंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। और आप यह भी जान गए होंगे कि भाषा के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब आते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। हमारी अगली हेडिंग होगी मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा हमारी हेडिंग है मौखिक भाषा। तो भाषा का वह साधन जिसके द्वारा हम केवल बोल करके अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये सभी चीजें आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के भेद क्या है, मौखिक भाषा। अगर मैं इन सभी चीजों को न लिखूं, केवल बोल करके ही आप लोगों को बताऊं, तो मैं अपना विचार क्या कर रहा हूं? बोल करके बता रहा हूं। तो वह कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। तो हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा, इसके द्वारा हम अपने विचारों, इसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं। बोल करके व्यक्त करते हैं, इसके द्वारा हम अपने विचारों को और भाव को बोल करके व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा में क्या करते हैं? जैसे मैंने यहाँ सब कुछ लिख दिया है, अगर मैं इसे न लिखूं और बोल करके आप लोगों को समझाऊं कि देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मौखिक भाषा इसके द्वारा हम अपने विचारों और भाव को बोल करके व्यक्त करते हैं। ये सभी चीजें मैं आपको केवल बोल करके बताऊं, यहाँ लिख करके न बताऊं, तो वह मौखिक भाषा हो जाएगी। दूसरी हेडिंग है आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो आइए हेडिंग डालते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित, तो जब हम इसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को लिख करके व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं? इसके द्वारा हम अपने विचारों और भाव को लिखकर व्यक्त
करते हैं। लिखित भाषा, इसके द्वारा हम अपने विचारों भावों को लिख करके व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप लोग समझिए कि अगर मैं यह सब आप लोगों को केवल बोल करके पढ़ाऊं तो वह मौखिक भाषा होगी, लेकिन इसे मैं लिख करके, इस पे लिख करके आपको बताऊं तो जो लिखी हुई चीज रहेगी यह लिखित भाषा कहलाएंगी। अब हम अपनी अगली हेडिंग डालेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण, देखिए यहाँ आपका लिखा है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व पढ़ने के नियमों की जानकारी। जैसे आपने पढ़ा भाषा के लिए, तो उन भाषाओं को पढ़ने और लिखने के लिए हमें जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है उस शास्त्र का नाम होता है व्याकरण। उसी शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के नियमों की जानकारी। और इसी को देखते हुए व्याकरण को भी कई भागों में बांटा गया है। तो व्याकरण के विभाग उसे कहते हैं। तो व्याकरण के विभाग कौन कौन से? व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्ण विभाग। वर्ण विभाग में वर्णों को लिखने के लिए उनके आकार, उनका आकार कैसा होता है, उच्चारण स्थान की जानकारी मिलती है कि जो वर्ण हम लिखते हैं उसे लिखने की क्या विधि है, उनके आकार, उनका आकार कैसा है, उच्चारण स्थान और वर्ण के उच्चारित स्थान कौन कौन से हैं की जानकारी हम वर्ण विभाग में प्राप्त करते हैं। इन व्याकरण का दूसरा विभाग होता है शब्द विभाग। तो शब्द विभाग में क्या होता है कि हम फिर वर्ण के बाद शब्द की निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। तो शब्द विभाग में हम पढ़ते हैं शब्द निर्माण की विधि, फिर उन शब्दों के अर्थों का प्रयोग और उन्हीं शब्दों के भेद, ये शब्दों के भेद क्या क्या है। फिर इन विभागों के बाद एक तीसरा विभाग और आखिरी विभाग आता है व्याकरण का वाक्य विभाग, जिसकी यही तीनों इसके नींव है। जैसे नींव जो है इसके वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग, इन्हीं पर पूरा भाषा खिटी होती है और पूरे भाषा का अध्ययन वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग में किया जाता है। अब आते हैं वाक्य विभाग में, वाक्यों के भेद। फिर आता है संश्लेषण, मतलब वाक्यों के प्रयोग, वाक्यों से बड़े वाक्य बनाना, छोटे वाक्य बनाना, वाक्यों के अर्थ, फिर विराम चिन्हों का विचार। फिर वाक्य लिख रहे हैं तो हमें वाक्य के कहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, इन सब का विचार किया जाता है। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि व्याकरण भाषा का को समझने, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के लिए जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है व्याकरण। जैसे मैंने आपको बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम जो भाषा, कोई भी भाषा होती है उसके व्याकरण के द्वारा हम उसे शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने की जानकारी हासिल करते हैं। और इसके लिए इसी व्याकरण को 3 विभागों में बांटा जाता है। पहला विभाग होता है वर्ण विभाग, जिसमें हम वर्ण विभाग में वर्णों को लिखने की विधि, उनके उच्चारण स्थान तथा उनके आकार के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरे में आते हैं आपके शब्द विभाग, तो इसमें हम शब्द निर्माण की विधि, उनके अर्थ का प्रयोग और इनके भेद के बारे में अध्ययन करते हैं। और तीसरा आता है वाक्य विभाग, तो इसमें वाक्यों के भेद, संश्लेषण और इनमें वाक्यों में कहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाना है, इनका विचार किया जाता है। धन्यवाद।